24 नवंबर 1971 एक ऐसी डेट, एक ऐसा ऐतिहासिक दिन जब अमेरिका शहर में एक नई हिस्ट्री, एक नया चैप्टर लिखने जा रहा था। एक ऐसा कारनामा होने वाला था जो पूरा का पूरा सीन ही बदलने वाला था अमेरिका का। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस से एक बंदा फ्लाइट पकड़ता है सिएटल के लिए, और वो बंदा सिएटल एयरपोर्ट पे उतरता ही नहीं है। वो हवा के बीच में ही गायब हो जाता है चलती फ्लाइट में से। कहाँ गया, कैसे गायब हो गया, आज तक ये सिर्फ एक राज है। कई इन्वेस्टिगेशन भी हुई है इस पे, कई लोगों ने अपना पूरी जिंदगी निकाल दी इस केस पे, लेकिन आज तक उस बंदे का पता नहीं चला। एक ऐसा ऐतिहासिक पल। थैंक्स गिविंग का वो टाइम था जब ये बंदा एयरपोर्ट पे जाता है और नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस से अपनी एक फ़्लाइट पकड़ता है जो कि पोर्टलैंड से सिएटल की तरफ चलती है। और ये फ़्लाइट लगभग 30 मिनट्स की फ़्लाइट है, और ये फ़्लाइट इतनी छोटी है कि इसमें सिर्फ 36 पैसेंजर्स एक बार में आ सकते हैं, और इनके अलावा 6 क्रू मेंबर्स। अब ये बंदा एयरपोर्ट पे जाता है और टिकट लेता है, और टिकट पे ही अपना नाम लिखवाता है डैन कूपर। दिखने में ये बंदा बहुत ही एक नॉर्मल एक बिजनेसमैन की तरह है, जिसने एक ब्लैक कोट, वाइट शर्ट, ब्लैक टाई, पैंट और एक सूटकेस अपने साथ लेकर चलता है, क्योंकि थैंक्सगिविंग का दिन था तो बहुत लोग इधर से उधर अपनी फैमिलीज़ के पास वापस जा रहे थे। तो ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया गया कि एक बंदा कौन है या क्या करने वाला है। 2:50 की फ़्लाइट थी और फ्लाइट टेक ऑफ करती है, और ये बंदा अपनी सीट लेता है 18E, जो फ्लाइट की सबसे लास्ट वाली सीट होती है, मिडल सीट। ये वहाँ पे बैठता है, और इसके पास में ही पीछे 2 एयर होस्टेस भी बैठती हैं। अभी उनमें से एक एयर होस्टेस को ये अपना एक ऑर्डर लगाता है, जिसमें एक बर्बन विस्की और एक 7 अप ऑर्डर करता है। वैसे तो ये फ्लाइट इतनी छोटी है कि कोई ज़रूरत नहीं है एक ऐसा ऑर्डर लगाने की, बट फिर भी इसने ये ऑर्डर लगाया तो लगाया हमें क्या। जिस एयर होस्टेस को ये ऑर्डर लगाता है उस एयर होस्टेस का नाम होता है फ्लोरेंस शेफनर। अब शेफनर ऑर्डर लेकर आती है, और ये ऑर्डर कूपर के हैंड ओवर करके जैसे ही वो चलने लगती है, इतने में कूपर शेफनर को एक नोट देता है। शेफनर वो नोट लेती है और सिर्फ देखकर, ओपन करके नहीं, अपने पास रख लेती है और वो आगे बढ़ती है। अकॉर्डिंग टू शेफनर उसको लगता है कि जो ये बंदा है ये उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर एक्सचेंज कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही नॉर्मल होता था, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन फ्लाई करते थे तो वो अपने नंबर्स एक्सचेंज करते थे। कूपर ने ये देख शेफनर को रोका और उसको बोला कि मिस, आई थिंक आपको थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आपको ये नोट खोलना चाहिए और पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक बॉम्ब है। ये सुन के शेफनर थोड़ा सा घबराती है और वो उस नोट को खोलती है, और उस नोट में साफ साफ शब्दों में कैपिटल लेटर्स में लिखा होता है, मिस, आई हैव अ बॉम्ब इन माई ब्रीफ केस एंड वॉन्ट यू टू सिट बाय मी। ये देख के शेफनर वो नोट वापस करती है कूपर को, और जैसा उस नोट में लिखा होता है वो कूपर के साइड में आके बैठ जाती है, और शेफनर डिमांड करती है कूपर से कि वो सूटकेस देखना चाहती है जिसमें बॉम्ब प्लांट कर रखा है उसने। कूपर बड़े शांति से, बड़े मुस्कुराहट के साथ वो बैग उठाता है और शेफनर के सामने सूटकेस ओपन करता है। जैसे ही वो सूटकेस ओपन करता है, शेफनर नोटिस करती है कि उसमें 2 रोज बनी हुई है, और उन दोनों रोज में 4 रेड कलर के सिलेंडर्स लगे हुए हैं, और एक बड़ी बैटरी है जो कि अटैच्ड है उन 4 सिलेंडर्स के थ्रू। शेफनर को लगता है कि ये कोई डायनामाइट्स हैं, और जो कि कूपर बिल्कुल सच बोल रहा है कि उसके पास एक बॉम्ब है। अब कूपर शेफनर को एक नोट लिखने के लिए बोलता है, जो उसकी डिमांड्स होती हैं, जो वो चाहता है कि उसकी डिमांड्स को पूरा किया जाए। वो एक नोट पे उसकी डिमांड्स लिखती है, और वो सीधा जाके पायलट को हैंड ओवर कर देती है। अब जैसे ही पायलट को सारी स्टोरी, सारा सिनेरियो पता चलता है, वो पायलट उसी टाइम तुरंत ATS को इन्फॉर्म करता है, और ATS सीधा एयरलाइन प्रेसिडेंट डोनाल्ड नैरोप को इन्फॉर्म करते हैं। और डोनाल्ड नैरोप नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस का प्रेसिडेंट होने की वजह से वो ये न्यूज़ लीक नहीं होने देते कि ऐसा कोई हाईजैक हुआ है उनकी फ़्लाइट में
जिसकी वजह से अगर ये इन्फॉर्मेशन लीक होती है तो उसकी वजह से उनकी फ़्लाइट का नाम बर्बाद हो सकता है और काफ़ी बड़ा नुकसान एयरलाइंस को झेलना भी पड़ सकता है। तो इसलिए वो इस बात को वहीं के वहीं दबाना चाहते थे। तो उन्होंने उसी वक्त कूपर की डिमांड को पूरा करने का फैसला किया। कूपर ने एक कंडीशन रखी थी कि उनको ये डिमांड 5 बजे से पहले पहले पूरी करनी है। डिमांड में था $2 लाख कैश, 4 पैराशूट और 1 फ्यूल टैंक, जो कि सिएटल एयरपोर्ट पे जब फ्लाइट लैंड करेगी तब प्लेन दोबारा उसी टाइम उसी स्पीड से रिफ्यूल किया जाएगा और जब तक उसकी डिमांड्स पूरी नहीं होगी तब तक एक भी पैसेंजर फ्लाइट से बाहर नहीं जा सकता, ना कोई क्रू मेंबर बाहर जा सकता है। और फ्लाइट को टर्मिनल से अलग खड़ी करी जाए, काफ़ी दूर खड़ा करे जाए और कोई एयरपोर्ट का कोई एक ही एयरलाइन का कोई एक ही बंदा होगा जो ये सारी चीज़ें आकर फ्लाइट में आकर अटेंडेंट को देगा। अब जब ये सारा सिनेरियो चल रहा था, जब डोनाल्ड की पायलट की बात चल रही थी, वो स्पीच शेफनर जब पायलट के पास जाती है तो अपनी एक अटेंडेंट कूपर के पास बिठा के जाती है जिसका नाम था टीना मैकलॉय। अब टीना मैकलॉय की वजह से, टीना मैकलॉय और शेफनर की वजह से जो भी डोनाल्ड पायलट के बीच में कन्वर्सेशन हो रही थी वो कूपर सुन पा रहा था और जिसकी वजह से तीनों के बीच में एक म्यूचुअल कम्युनिकेशन हो पा रहा था। अब डोनाल्ड के पास एक कंडीशन थी कि उसको ये सारी चीज़ें 5 बजे से पहले पहले पूरी करनी है। अब यहाँ पर डोनाल्ड एक ट्रिक चलता है, एक ऐसी ट्रिक जो कि बाद में बहुत उनको काम आ सकती थी। जो $2 लाख कैश अरेंज करने के लिए बोला था वो सिर्फ $20 बिल का नोट होना चाहिए, $20 बिल के 10,000 नोट्स, ये उसकी कंडीशन थी। और जो उसने 4 पैराशूट मंगवाए थे उसमें भी एक कूपर का शैतानी दिमाग था और ऐसा दिमाग जो उसको बहुत फ़ायदा देने वाला था आगे की हाईजैकिंग में। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा कि उसने ऐसा क्यों किया। अब 5 बजे फ्लाइट सिएटल एयरपोर्ट पे लैंड करती है और कूपर की कंडीशन के अकॉर्डिंग रिफ्यूलिंग फ्लाइट की वो दोबारा स्टार्ट की जाती है। सारा कैश कूपर को हैंड ओवर किया जाता है और दोनों पैराशूट कूपर को हैंड ओवर करे जाते हैं। और जैसे उसकी कंडीशन थी कि जैसे उसके पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे उसकी डिमांड पूरी हो जाएगी, सारे के सारे क्रू मेंबर्स और जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको सेफली निकाल दिया जाएगा। और उसी के दौरान बिल्कुल एग्जैक्ट सारे पैसेंजर्स को सेफली बाहर निकाला गया और सारे क्रू मेंबर्स को भी, सिवाय एक क्रू मेंबर को छोड़ के, वो थी टीना मैकलॉय। अब करीब 7:40 पे ये फ्लाइट दोबारा टेक ऑफ करती है और इस बार कूपर दोबारा इनको इंस्ट्रक्शंस देता है कि इस फ्लाइट को सीधा मैक्सिको सिटी की तरफ ले जाया जाए। और इसके साथ साथ कूपर उनको 3 कंडीशन भी बताता है कि इस फ्लाइट को 10,000 फीट की हाइट पे उड़ाया जाए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि इस फ्लाइट को जो स्पीड होगी वो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। तीसरी कंडीशन, जो इसके विंग्स होंगे वो 15 डिग्री पे टिल्ट हो जब ये फ्लाइट उड़ रही होगी। चौथी कंडीशन ये थी कि इसका गियर बॉक्स हमेशा ओपन रहेगा। ये कंडीशन उसने रखी और ये सारी कंडीशन सुनने के बाद पायलट को थोड़ा सा अजीब लगा और उसने कूपर को इंस्ट्रक्ट किया, अगर हम इस कंडीशन से हम मैक्सिको सिटी की तरफ चलेंगे तो मेरे भाई हम कभी मैक्सिको सिटी पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये पायलट की वर्ड्स थे, लेकिन कूपर ने इस चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज किया और उसका सिर्फ एक मोटो था कि जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दिए बस आपको उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। फ्लाइट एग्जैक्ट उसी के हिसाब से चलती है और कुछ ही मिनटों में लगभग 9 बजे के करीब, 8:30-9 बजे के बीच में कूपर टीना मैकलॉय को एक इंस्ट्रक्शन देता है। कूपर बोलता है कि आप जाओ और पीछे का जो स्टेयर केस है उसको ओपन कर दो। बोइंग 727 की एक खास बात थी कि उसके जो स्टेयर केस थे वो फ्लाइट के बैक साइड में हुआ करते थे, साइड्स में नहीं होते थे, वो बैक में होते थे। तो जब कूपर ने ये चीज़ बताई तो टीना मैकलॉय ने कूपर को इंस्ट्रक्ट किया कि अगर मैंने ऐसा किया
तुम्हारे साथ साथ मैं भी मारी जाऊंगी, क्योंकि एयर प्रेशर इतना है कि हम दोनों फ्लैट से झटके से बाहर निकलेंगे और हमारी लाश तक नहीं मिलेगी। तो कूपर अच्छा इंसान था, उसने क्या किया, टीना मैकलॉय को कहा कि आप एक काम करो, आप कॉकपिट में जाओ, बाकी का काम मैं देख लूंगा। तो टीना मैकलॉय कॉकपिट में पायलट के पास जाती है और वहां पे तीनों अपने आप को बंद कर लेते हैं और कूपर जाता है। कूपर पीछे का स्टेयरकेस ओपन करता है, उस पर उतरता है और वहां से एक बढ़िया मस्त एक हाई जंप लगाते हैं हमारे कूपर साहब और हवा में उड़न छू जाते हैं चारों पैराशूट के साथ, और वो फ्लाइट को सीधा रेनो एयरपोर्ट पे लैंड करवाया जाता है करीब करीब 10:30 बजे। वहां पे जैसी ही फ्लाइट लैंड होती है, तो हालांकि सबको पता चल चुका होता है उस वक्त तक, तो पुलिस फोर्स, मिलिट्री सब वहां पे मौजूद होते हैं, स्नाइपर्स के साथ तैयार हो रहते हैं। जैसे ही वो फ्लाइट के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कूपर वहां पे है ही नहीं वो, और उसके तुरंत कुछ सेकंड्स बाद ही पूरी फ्लाइट की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं हम फैक्ट्स और फिगर्स पे कि एक्चुअल में डीबी कूपर कौन है, डीबी कूपर कहाँ गायब हुआ, डीबी कूपर ने जो कैश मंगवाया था उस कैश के पीछे का राज क्या है, 4 पैराशूट मंगवाने का क्या राज है। बंदा तो एक है ना, एक पैराशूट पे तो कूद जाता, ये 4 पैराशूट क्यों मंगवाए उसने। पहली चीज, हम इतनी देर से डीबी कूपर डीबी कूपर डीबी कूपर बात कर रहे हैं, लेकिन इस डीबी कूपर ने जब ये एयरपोर्ट पे गया था तो इसने अपनी टिकट पे डैन कूपर नाम लिखवाया था। तो असल में इस बंदे का नाम डीबी कूपर है या डैन कूपर है, इसके पीछे भी एक मस्त कहानी है। जेम्स लॉन्ग करके एक रिपोर्टर थे, उनका कहना है कि जब वो FBI के पास गए थे इस रिपोर्ट के बारे में जानने के लिए, इस कहानी को जानने के लिए, तो जल्दीबाजी में उन्होंने डैन कूपर की जगह डीबी कूपर लिख दिया और उन्होंने फिर ये रिपोर्ट दी कि ये डैन कूपर को डीबी कूपर बताने वाले FBI हैं, उन्होंने ही मुझे डीबी कूपर बताया और मैंने एज इट इज ये रिपोर्ट छापी। अब कई चीजों में ये कह भी सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे FBI और जितनी भी पुलिस फोर्स थी उनको ये होता था कि अगर जर्नलिस्ट वो रिपोर्टर्स उस केस को उनसे पहले सोल्व ना कर ले, इसलिए उन्होंने डैन कूपर को डीबी कूपर बनाया, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ऐसे केसेस हुए थे और बहुत अच्छे केसेस थे जो FBI से पहले रिपोर्टर्स ने सॉल्व कर लिए थे। तो एक उस डर की वजह से भी हो सकता है उन्होंने डैन कूपर को डीबी कूपर बना लिया। ये तो बात की बात है कि चलो डैन कूपर हो डीबी कूपर हो, लेकिन क्या डैन कूपर भी क्या असली नाम है, ये भी तो एक सबसे बड़ा सवाल है। हो सकता है उसने तो टिकट पे डैन कूपर नाम लिखा है वो भी नकली हो। आपको क्या लगता है कि डैन कूपर या डीबी कूपर या उसका नाम कूपर हो ही ना हो, आपके क्या थॉट्स हैं वो सीधा कमेंट सेक्शन में बताओ, जिससे मुझे भी इस केस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मिले। अगली चीज, ब्रीफ केस। वो ब्रीफ केस जो था वो कहां गया, क्या वो भी डीबी कूपर अपने साथ लेके कूद गया? क्योंकि शेफनर ने बताया था उस डीबी कूपर के पास एक ब्रीफकेस था जिसमें बॉम्ब था, लेकिन शेफनर ने एक रिपोर्ट जाहिर करी FBI को जिसमें उसने बताया कि उसको ऐसा लगा कि ये एक डायनामाइट है। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी कहानी एक शायद पे टिकी हुई है कि शायद वो डायनामाइट था और शायद वो डीबी कूपर था ही नहीं। तो इस शायद के चक्कर में महाराज को $2 लाख कैश फ्री में मिल गया। क्या शेफनर इस केस में इन्वॉल्व थी? ऐसे कैसे हो सकता है कि बिना जांच किए गए, बिना किसी सबूत के, सिर्फ एज्यूम करके कि हाँ इसके पास डायनामाइट है, आप उसकी डिमांड्स को पूरा कर दोगे? क्योंकि इतने बड़े बड़े हाईजैक्स हुए हैं इस दुनिया में, हमेशा हाईजैकर के साथ नेगोशिएट किया गया है, लेकिन ये पहली ऐसी हाईजैकिंग है जिसमें कोई नेगोशिएट नहीं हुआ। उसने अपनी डिमांड बताई और वो डिमांड चुटकी बजाते ही पूरी कर दी गई। तो क्या इसमें कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड इन्वॉल्व है? लगता तो ऐसे ही है, क्योंकि बिना किसी जांच के, बिना किसी सबूत के एकदम से इतना बड़ा अमाउंट 1971 में
पूरा कर देना बहुत चीज़ों को शो करता है, क्योंकि उस टाइम के $2 लाख आज की वैल्यू $15 लाख के बराबर है, $15 लाख। ये तो हो गया दूसरा फैक्ट। अब बात करते हैं तीसरे फैक्ट की। जो डीबी कूपर को कैश मिला था, $2 लाख, $20 बिल्स जो मिले थे, जो उसने डिमांड करी थी कि उसको सिर्फ $20 बिल चाहिए, उसके पीछे भी एक कहानी है। जब डोनाल्ड वो $20 बिल अरेंज कर रहे थे तो उन्होंने एक खेल खेला उसमें। उन्होंने क्या करा, $20 बिल्स जो थे वो सारे के सारे एल सीरियल नंबर से और सेम सीरियल नंबर के नोट्स निकलवाए, और वो सारे के सारे नोट्स के सीरियल नंबर बैंक में एक जगह नोट किए गए, और हर नोट पे एक स्टैंप लगी जाती है। जब एक इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट होती है तो उस पर एक सील लगाई जाती है, एक मार्क छोड़ा जाता है। वो सारे के सारे नोट अनमार्क्ड थे कि अगर वो इन फ्यूचर कहीं पे भी यूज किए जाते हैं तो उनकी आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती। सिर्फ उन्होंने सीरियल नंबर नोट करे थे कि अगर ये नोट यूज किया जाता है तो वो उस सीरियल नंबर के थ्रू पता चल जाएगा, लेकिन उस नोट पे कोई मार्क नहीं लगाया गया था। क्यों? इतनी बड़ी भूल कोई कैसे कर सकता है? क्या डोनाल्ड इस केस में इन्वॉल्व है? क्या डोनाल्ड के ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं बैठी आज तक? ऐसे कैसे हो सकता है? डोनाल्ड के ऊपर क्वेश्चन उठा, कोई सबूत नहीं। शेफनर के ऊपर क्वेश्चन उठा, कोई सबूत नहीं। कैसे? क्या पायलट इन्वॉल्व था इस केस में? पायलट के ऊपर भी आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। चौथी चीज, उसने एक पैराशूट चाहिए था तो उसने 4 पैराशूट क्यों ऑर्डर करे? 2 फ्रंट 2 बैक। इसमें कूपर की एक समझदारी थी, उसको पता था अगर वो एक पैराशूट ऑर्डर करेगा तो हो सकता है गवर्नमेंट उसको डैमेज पैराशूट भी सप्लाई कर सकता है। उसने यहाँ पर एक गेम खेला कि अगर वो 4 पैराशूट ऑर्डर करेगा तो गवर्नमेंट को ऐसा लगेगा कि वो अपने साथ 1-2 होस्टेज अपने साथ रखेगा और जिनको पकड़ के वो कूदेगा। अगर वो ऐसा करता है तो इस केस में एक मासूम इंसान की जान जा सकती है, और ऐसा ना हो इसलिए उन्होंने चारों के चारों अच्छे पैराशूट भेजे कि पता नहीं कौन सा पैराशूट उस एक बंदे को पिना दिया जाए। ये यहाँ पे कूपर ने एक समझदारी वाला एक शैतानी दिमाग चलाया। देखो, कूपर ने फ्लाइट उड़ने से लेकर फ्लाइट के जंप करने तक सब कुछ इतनी बारीकी से काम किया था ना, सब कुछ इतने प्रोफेशनल तरीके से काम किया था जैसे उसको सब कुछ पता हो कि अब मेरे साथ ऐसा होने वाला है, अगर मैं ये इंस्ट्रक्शन दूंगा तो ये मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे को इस चीज का ये रिप्लाई मिलेगा। उसको कोई डर नहीं था। बेसिकली उसको पता था कि जो वो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है और उसको कोई रोक नहीं सकता। इट्स लाइक अ रियल टाइम प्रोफेसर। और जब फ्लाइट सिएटल से वापस उड़ी थी तब टीना मैक्लॉय ने एक रिपोर्ट में बताया, जब टीना मैक्लॉय कूपर के साइड में बैठी हुई थी तो कूपर ने टीना मैक्लॉय को एक बात बोली। कूपर ने कहा कि लगता है फ्लाइट टेकोमो शहर के ऊपर से उड़ती हुई जा रही है, जिसकी वजह से ऐसा पता चलता है कि कूपर कई बार फ्लाइट में बैठा है और वो इस शहर के ऊपर से जा चुका है, और एग्जैक्ट उसी लोकेशन के ऊपर आके उसने ये लाइन बोली थी। इनफैक्ट जब कूपर को बताया गया कि उसके पैराशूट मैकॉर्डे एयरफोर्स से आ रहे हैं तो उसने ये तक बता दिया कि एयरफोर्स बेस से एयरपोर्ट आने तक लगभग 20 मिनट लगेंगे पैराशूट को यहाँ तक पहुंचने में, जिससे ये साफ क्लियर होता है कि उसको इन चीज़ों से वो बिल्कुल वाकिफ था। उसको टाइमिंग्स का एकदम एक्यूरेट पता था कि यहाँ पे कितना टाइम लगेगा। शायद उसको इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी गई थी या फिर कोई तो था उसके बैकग्राउंड में जो वो सब उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा था इन सब चीज़ों के बारे में। और आमतौर पर देखा जाए तो हाईजैकर्स बहुत ही गर्म दिमाग के होते हैं, बहुत उफलातून और इस टाइप के कि मैं मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं फ्लाइट उड़ा दूंगा, इस टाइप के होते हैं। लेकिन इस केस में कूपर एकदम काम, एकदम पीस के साथ उसने इस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया। किसी भी टाइप की किसी को तकलीफ नहीं पहुंची। इनफैक्ट वहां पे बैठे पैसेंजर्स का ये कहना है कि हमें तो इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि हमारे बीच में कोई हाईजैकर है और जिसके पास एक काफ़ी बड़ा बॉम्ब है जो
फ्लाइट को उड़ा सकता था। लेकिन कूपर सबके साथ बहुत ही खुश, बहुत हंस खेल के सबसे बात कर रहा था, और अटेंडेंट को भी, जो फ्लाइट अटेंडेंट थी, मैक्लॉय थी, शफनर थी, सबके साथ उसने बहुत कामली, बहुत पीसफुली सिचुएशन को हैंडल किया। अब यहाँ पर आते हैं 3 नाम, एक केनेथ क्रिस्टियसन, एक डोनाल्ड नैरोप, और तीसरे नंबर पे रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन जो थे उस टाइम के प्रेसिडेंट थे। पहले हम बात करते हैं केनेथ की, जो एक फ्लाइट अटेंडेंट रह चुके हैं, एक मैकेनिक रह चुके हैं और एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर भी। इनके ऊपर शक इसलिए जाता है क्योंकि जब ये इंसिडेंट हुआ था तो केनेथ एक मिडिल क्लास फैमिली का था, रहने तक के लिए एक बहुत छोटा सा मकान था। लेकिन इस इंसिडेंट के 1 साल बाद ही वो एक बड़ा शानदार मकान खरीदते हैं, वो भी फुल कैश पेमेंट के साथ। इस बंदे को पता था कि कैसे फ्लाइट उड़ाई जाती है, कैसे जंप किया जाता है, सारे एयरफोर्स बेस कैंप के बारे में इनको बहुत अच्छी नॉलेज थी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जब आप इनका फेस देखोगे तो कूपर के साथ बहुत सिमिलैरिटीज मैच होती हैं, काफ़ी हद तक दोनों के फीचर्स सेम है। तो पहला शक इन पे जाता था। और दूसरा शक, जो इनकी डेथ के टाइम पे, जब ये बिल्कुल डेथ बेड पे थे, तो इन्होंने अपने बड़े भाई को एक चीज़ बोली थी। इन्होंने बताया कि मैं तुमसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को पता नहीं कि मैं वो किस मुंह से तुमको बताऊँ। मैंने एक ऐसा काम किया अपनी लाइफ में, और वो वहाँ पे वो वहीं तक रह जाती है, वो उसके आगे बता नहीं पाते। दूसरा, डोनाल्ड नैरोप, वो तो सबसे बड़ा शक का पॉइंट है। जब उनको पता था कि जो नोट्स आएंगे वो मार्क्ड नोट्स होने चाहिए, तो मार्क्ड नोट्स क्यों नहीं थे, अनमार्क्ड नोट्स क्यों भेजे गए। तीसरा, रिचर्ड निक्सन, जो खुद एक करप्ट प्रेसिडेंट थे और जिनके खिलाफ ऑलरेडी पहले बहुत सारे केसेस चल रहे थे, बहुत ऐसे बड़े करप्शन में उनका नाम आ चुका था। तो एक शक उनके ऊपर भी जाता है कि हो सकता है ये सारा खेल इनका बनाया हुआ हो। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर कुछ भी है तो कूपर एटलीस्ट हाथ तो आना चाहिए था। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो बंदा जहाँ कूदा आज तक वो बंदा मिला ही नहीं। ये केस 45 साल तक चला, कूपर की खोज 45 साल तक चली, लेकिन आज तक कोई नहीं बता पाया कि कूपर कहाँ गया। उस फ्लाइट से जंप करते ही वो हवा में मानो घुल गया और वहीं की वहीं गायब हो गया हो। एक पॉइंट ये भी है कि उस इंसिडेंट के 8 साल बाद एक गांव में जहाँ पे उसने जंप मारी थी, वहाँ पे एक जगह एक नोट की गड्डी मिली, पैकेट मिला, जिसमें वही $20 बिल थे और उनका सीरियल नंबर, जो सीरियल नंबर बैंक में नोट किए गए थे, उनसे मैच किया था और वो करीब करीब $58 के बिल थे। और उसके अलावा आज तक कोई अमाउंट रिकवर नहीं हो पाया, ना वो कोई अमाउंट कहीं पे यूज़ हुआ, और अगर हुआ तो पता क्यों नहीं चला आज तक। कूपर कहाँ है कुछ पता नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसका एक स्केच है और वो भी किस हद तक सही है कोई नहीं जानता। तो ये एक ऐसा राज था जो खुद कूपर के साथ चला गया। ऐसी मिस्टीरियस, ऐसी अनकही अनदेखी कहानी और जानने के लिए सब्सक्राइब करो ऋषभ ऑन एयर चैनल को, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपके हिसाब से कौन कल्प्रिट है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई मिस्टीरियस, एक नई घटना के साथ।